नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से मैं एक वीडियो लेकर आज आया हूं। मेरा नाम कौशिक है और आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो। मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल एनालिसिस लेके आता हूं। मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हूं। इससे पहले वीडियो में हमने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के बारे में हमने बात की थी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अभी के पॉलिटिक्स के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में मैं काफ़ी दिनों से अपनी विश्लेषण लेके बैठा हुआ था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में जो है एकाएक एक भरी पूरी सरकार जो है अचानक से भरभरा के गिर जाती है और जो ऑपोजिशन है उसको जो है एक मौका मिल जाता है सरकार बनाने का। तो इमरान खान की तख्ता पलट ये जो हुई है, यही आज मुझे महाराष्ट्र में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसा दौर आया था महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कि जब NCP, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर के महाविकास अघाड़ी बनाई थी और उसमें छोटे मोटे पार्टी और निर्दलीय विधायक भी जुड़ गए थे। तो महाराष्ट्र के जो नामी गिरामी नेता है शरद पवार, उनके बेटी सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया था कि जो नेता प्रतिपक्ष है बीजेपी के, जो फ्लोर लीडर है अभी वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, उनके बारे में कहा था कि अकेला देवेंद्र क्या करेगा। अभी बात ऐसी है कि अकेला देवेंद्र क्या क्या करेगा, ये चीज़ देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। पहले तो 2 साल तक महाराष्ट्र में सब कुछ मतलब शांति से चल रहा था। देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा कुछ एक्शंस नहीं ले रहे थे, लेकिन रह रह कर वो जो है कुछ ना कुछ किए जा रहे थे। अभी काफ़ी कम लोगों को इस बारे में पता है कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के बड़े लीडरशिप को जो है गोवा में प्लांट करती है ताकि गोवा के इलेक्शन का काम एग्जीक्यूशन इजीली हो सके। बेसिकली यही नियम आता चला आ रहा है बीजेपी का। तो ऐसा ही कुछ हुआ इस बार भी कि देवेंद्र फडणवीस को गोवा का दायित्व दिया गया कि आपको किसी भी हालत में गोवा बीजेपी को जिता के देना है। और जब बीजेपी वहाँ जीत गई उसके बाद अभी देवेंद्र फडणवीस का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वो अभी अपना रौद्र रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पे, देवेंद्र फडणवीस को थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड में रख दें तो बाकी पार्टियां क्या कर रही है इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। एक तरफ है शरद पवार की NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, या फिर लोकल वहाँ के लैंग्वेज में कहे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इनके लीडर हमेशा से सोचते आते हैं कि हम एक एलिट क्लास के लोग हैं, हम लोगों को गवर्नमेंट में हमेशा रहना चाहिए। शरद पवार एक काफ़ी पावरफुल इंसान है इस देश में, उनको हमेशा गवर्नमेंट के अंदर में रहना चाहिए। तो वो शिवसैनिकों को कभी टॉलरेट नहीं कर पाए आज तक। हमेशा से NCP का एक स्टैंड रहा है कि एंटी शिवसेना उसको काम करना है। वो एंटी बीजेपी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखती, वो एंटी शिवसेना दिखाई देती है हर बार। तो वो तो अब लोकल लेवल पे होगा ही ना कि एंटी शिवसेना, जब हम जिंदगी भर काम कर रहे हैं और हमारे ही सपोर्ट से शिवसेना के मुख्यमंत्री हम बना देते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी के अंदर एक तोड़फोड़ जैसी सिचुएशन आएगी ही। NCP के लोग चाहते हैं कि सुप्रिया सुले को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। 2.5 साल ऑलमोस्ट होने को है, उद्धव ठाकरे CM बने हैं और गठबंधन के अनुसार NCP चाहती है कि कुछ एक नेगोशिएशन करने के बाद हम सुप्रिया आताई को जो है वहाँ पे CM बना दें, शिवसेना के उद्धव ठाकरे को साइड में हटा दें। अब इसी बीच में शिवसैनिकों के दिमाग में क्या चल रहा है? शिवसैनिकों के दिमाग में चल ये रहा है कि सारी मलाई तो NCP खा रही है, हम क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ में CM का पद आ तो गया है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मैक्सिमम बड़े बड़े पोस्ट जो है वो NCP के पास है, हमारे पास क्या है? तो ऐसे में सारी मलाई चूंकि वो खा रहे हैं तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ?
देखिए, महाराष्ट्र में जब भी सीट बंटवारा होता था तो कांग्रेस ऐसे सीटों पे लड़ती थी जहां बीजेपी खड़ी है, और शिवसेना को ऐसी वाली सीट देते थे जहां एनसीपी खड़ी है। तो ऑब्वियसली जब हम अब गठबंधन में है, अगले चुनाव के बारे में सोचेंगे, जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे क्षेत्र में कोई प्रोग्राम होगा, तो जिसको हमने ज़िंदगी भर गालियां दी, आज उसी के सम्मान सत्कार में हमको खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे में शिवसेना का जो कैडर है वो काफ़ी दुखी है इस वक्त ज़मीनी तौर पे। वो अभी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच रहे हैं कि आगे चल के कैसे भी यहाँ शिवसेना लड़ेगी नहीं, एनसीपी को ही टिकट मिलेगा, और शिवसेना बीजेपी का अलायंस तो होने वाला है नहीं, तो क्यों ना हम बीजेपी ज्वाइन कर लें और बीजेपी के अंदर में रह के हम जो है अपने एरिया को सरवाइव करा पाए, हम खुद को रिटेन करा पाए इस एरिया में। तो शिवसेना के अंदर दो फाड़ होने की काफ़ी एक बड़ी संभावना मुझे पर्सनली ऐसी दिखाई देती है। आपका क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसका एक उदाहरण अभी मुझे पर्सनली मिला है वर्धा ज़िले में। वर्धा ज़िले में करीब करीब 2500 लोग ऐसे हैं, शिवसैनिक और अलग अलग पार्टी के लोग, जो कि अभी बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उनके ज्वाइनिंग के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी जो पुरानी कैबिनेट थी उसको लेकर के वर्धा के आरवी नाम का एक तालुका है, आरवी शहर में पहुंच रहे हैं, जहां पे ग्रैंड प्रोग्राम किया जाएगा अंबेडकर जयंती वाले दिन। तो अंबेडकर जयंती वाले दिन ये कार्यक्रम होने वाला है कि शिवसेना के काफ़ी बड़े कैडर को बीजेपी में ज्वाइन कराया जाएगा, क्योंकि आरवी जो एरिया है वो हमेशा से शिवसेना के दबदबा वाली सीट रही है और उसमें अभी फिलहाल बीजेपी का एमएलए है। तो ये चीज़ बाकी महाराष्ट्र के सीटों पे भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो है शिवसैनिक एकाएक बीजेपी ज्वाइन करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अभी शिवसेना का कैडर बहुत ही मतलब ऐसा है, उनको बाल ठाकरे की ऐसी आदत है कि जो भी चाहिए इंस्टेंट चाहिए, अभी के अभी, हमको अभी के अभी हमारा चीज़ चाहिए। तो ऐसे में दिख रहा है कि मतलब उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं ढीले पड़ते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो अपने गठबंधन वालों को खुश करने में नाकाम हो रहा है, दूसरे तरफ जो है देवेंद्र फडणवीस उनके मंत्रियों के ऊपर चार्ज पे चार्ज लगाए जा रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है, वो स्कैम हुआ है, इसके अंदर फंसेंगे, उसके अंदर फंसेंगे। संजय राउत खुद परेशान है कि मैं जवाब दूं तो किसके रिप्लाई में दूं, बीजेपी के रिप्लाई में दूं या अपने लोगों को बचाने के बातें करूं, क्योंकि उनका जो मुखपत्र है सामना वो संजय राउत ही लिखते हैं आजकल। तो मुखपत्र में आपका ड्यूटी ये होता है कि आप शिव सैनिकों को संबोधित करके उनको अपने पार्टी में जोड़ के रखो, लेकिन दूसरी तरफ हमको हमला भी करना है। तो ऐसे में शिवसेना काफ़ी अभी स्क्रम्बल्ड है, वो अभी डाइवर्टेड है, वो करे तो क्या करे इस बारे में वो सोच रही है। अच्छा, कांग्रेस का अपना एक रोना चल रहा है कि भाई साहब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, हम तो ऐसे ही फटे हुए हैं, जैसे तैसे हमको सरकार में जगह तो मिल गई, हम बोलने को मिनिस्ट्री भी एक आधी हमको मिल गई, लेकिन जब बात आती है स्पीकर बनाने की तो कांग्रेस के लोग को वो कोटा दिया जाए। स्पीकर बनने का मतलब क्या हुआ भाई साहब, आपका पॉलिटिकल करियर ख़त्म, आप सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष महाराज बन के रह जाओगे, कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा आपको और आपका कोई काम नहीं है। तो हमेशा वो जो स्पीकर वाली सीट है वो हमेशा से कांग्रेस को देने की कोशिश की जाती है। इससे कांग्रेस भी काफ़ी खफा है कि भाई साहब हम आ तो गए लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, आसमान से गिरे और खजूर में आके अटक गए। अच्छा, इधर एक छोटी सी पार्टी है, शायद 1 या 2 एमएलए है उसके, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन नाम की एक पार्टी है। पहले ये एनडीए का एक हिस्सा हुआ करती थी जब शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब। इसके नेता है राजू शेट्टी। राजू शेट्टी ने कुछ दिन पहले एक नया प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन इज़ नो मोर अ पार्टनर ऑफ महाविकास अघाड़ी। वो अभी महाविकास अघाड़ी में थे, उनको लग रहा है कि जब इतनी बड़ी पार्टियों के अंदर घमासान शुरू है तो हम क्या ही करेंगे इसके अंदर रह के, तो समां उनको मैनेज करके जो है एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वो खुद आ गए हैं। शायद बीजेपी का यही काम है कि मतलब आ जाओ तुम भाई, अपोजिशन में तो आ जाओ, देखते हैं बाद में सरकार बनेगी तो आपको साथ में लेंगे या नहीं। दूसरी तरफ अभी ये भी एक काम चल रहा है कि नितिन गडकरी, चूँकि 5 स्टेट्स के इलेक्शन हो गए, काफ़ी उन्होंने जो है काम किया है, उसके बाद में संसद में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स
संभाले, उसके हिसाब किताब करने के बाद अभी वो एक फ्री टाइम पे बैठे हुए हैं। उनको भेजा गया है राज ठाकरे के पास, वही राज ठाकरे जिसके बारे में हम सब सोच रहे थे कि ये इतने दिन थे किधर, कर क्या रहे थे राज ठाकरे, थे किधर। राज ठाकरे का इंतजार सभी को था। जब गवर्नमेंट बन रही थी, गिर रही थी, शिवसेना बाहर आ रही थी इंडिया में से और महाविकास आघाड़ी ज्वाइन कर रही थी, उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि राज ठाकरे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन राज ठाकरे गायब रहे। आज अचानक से राज ठाकरे जो है एक बयान लेके सामने आ जाते हैं कि अगर आप जो है सुप्रीम वो हाई कोर्ट से, वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं कि फालतू में लाउड स्पीकर लगाना जो है मस्जिदों में वो अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। वो ऑर्डर लेके वो घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप भोंगे लगाएंगे यानी स्पीकर लगाएंगे तो हम आपके सामने एक और स्पीकर लगा देंगे जिसमें हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। तो इतने उम्र में उनके लाइफ में आज उनको लाउड स्पीकर की आवाज़ें सुनाई दे रही है, इतने दिन तो नहीं दे रही थी। आप क्या ही कर रहे थे, जो भी हो। वो अभी राज ठाकरे अभी बाल ठाकरे की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसैनिकों को ये मतलब वो अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब बाल ठाकरे की पार्टी थी शिवसेना, अब चूंकि बाल ठाकरे नहीं रहे, उनकी आइडियोलॉजी खत्म होती दिख रही है, उद्धव ठाकरे कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप मेरी पार्टी में आ जाओ। उद्धव को तो हम शिवसेना से निकाल नहीं सकते, संजय राउत को निकाल नहीं सकते, तो उससे अच्छा है आप उसी मेंटालिटी वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आ जाओ। आपको हम वो सारी चीज़ें दिलाएंगे जो बाल ठाकरे के ज़माने में शिवसेना में मिलती थी। अभी एक हिंदू फायर ब्रांड लीडर के रूप में जो है राज ठाकरे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें रथ तो चल रहा है, रथ के पहिए भी सही है। रथ सारथी कौन है वो एक बंदा जो कि बीजेपी को, एमएनएस को, राज ठाकरे को जो है फ़ायदा पहुंचा रहा है। कौन वो बंदा है जो कि संजय राउत को पर्सनल अटैक पे अटैक किए जा रहा है। कौन वो बंदा है जो बॉम्बे की पॉलिटिक्स में हड़कंप मचाए हुए है। उस बंदे का नाम है मोहित कंबोज। आप उसको जो है फेसबुक पे ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे भी वो एक्टिव है। मोहित कंबोज एक ऐसे नेता है जो अभी काफ़ी एग्रेसिव है, बीजेपी के नेता है। फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है। इससे पहले युवा मोर्चा में काम किया था और बॉम्बे की जो बॉडी थी बीजेपी की उसमें भी वो काम करते थे। तो वो एक क्रिटिकल रोल अभी निभा रहे हैं। ही इज़ लाइक नंगे से तो खुदा डरता है। उनके पास खोने को कुछ नहीं है, हर चीज़ उनसे छीन ली गई है एंड ही इज़ नाउ इन द फायर। वो संजय राउत को खुलेआम चुनौती देते हैं, बोलते हैं कि तुम बीएमसी के म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में मेरे खिलाफ लड़ लो, तुम हार जाओगे। किसी भी एक वार्ड में तुम खड़े हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर जब राज ठाकरे जो है ये लाउड स्पीकर वाला कहानी लेके आते हैं कि हम अपना खुद का लाउड स्पीकर तुम्हारे स्पीकर के सामने लगाएंगे, तो मोहित कंबोज ये अनाउंस करते हैं कि मैंने 5000 स्पीकर्स के ऑर्डर दे दिए हैं, आप लोग मेरे पास आइए, मैं आपको स्पीकर प्रोवाइड करा के दूंगा और आप जो है राज ठाकरे के कहे अनुसार मस्जिदों के सामने में अपने लाउड स्पीकर लगाइए। तो ये सब मोहित कंबोज है जिसके पीठ के ऊपर रख करके बीजेपी केस पे केस कर रही है महाराष्ट्र में और मतलब हिंदुत्व वाला आइडियोलॉजी जो है राज ठाकरे को वो प्रोवाइड करा रहे हैं मोहित कंबोज। तो देखने वाली बात है क्या मोहित कंबोज को मुंबई का किंग बनाया जाएगा, क्योंकि मुंबई अभी म्यूनसिपल इलेक्शंस के करीब में है। इसी साल मुंबई में बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होंगे जिसमें काफ़ी सालों से एनसीपी का शिवसेना का दबदबा रहा है और बीजेपी चाहती है कि जो शिवसेना का मेन अड्डा है, जहां से उसको पैसे मिलते हैं, जहां से उसको सपोर्ट मिलता है, बीएमसी, उसको तबाह करके रख दिया जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि महाराष्ट्र के अंदर वैसी ही परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं जैसी परिस्थिति पाकिस्तान में अभी अभी बनी थी और इमरान खान डाउन हो गए। एनसीपी चाहेगी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन राष्ट्रपति शासन बीजेपी की केंद्र सरकार कभी नहीं लगाती। बीजेपी फुल एक्शन मोड में है कि जैसे तैसे करके एमएलए तोड़ा जाए। इवन कि कांग्रेस के 25 एमएलए अभी कांग्रेस से नाराज़ है, ऐसा बताया जा रहा है एक रिपोर्ट में। आई थिंक दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा है। तो काफ़ी अभी क्रिटिकल पॉइंट है, महाराष्ट्र में उबाल आ रहा है कि क्या किया जाए,
कैसे करके जो है बीजेपी चाहती है कि खुद का सीएम बनाए, एनसीपी चाहती है कि वो खुद का सीएम बनाए, शिवसेना चाहती है कि हमको और मिनिस्ट्री के पद मिले। काफ़ी टक्कर है, देखते रहिए महाराष्ट्र में क्या होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो एक लाइक और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अगर आप फेसबुक पे है इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस मिलते रहें। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पॉलिटिकल एनालिसिस के ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लेकर आता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।